हमें आज पढ़ना है व्हाट स्टार्ट। हमें आज पढ़ना है न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है सुने। पहले डेवलपमेंट को सुने। अजी असां भी जुगाड़ कयो आ न त। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क सुने। मैंने पढ़ाया हुआ है फिर भी सुने। डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी ग्रोथ, डेवलपमेंट भी ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ जिसमें न्यू फीचर्स, न्यू स्ट्रक्चर, नई कोई चीज बने, नया कोई फॉर्म बने, ऐसी ग्रोथ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये सीड, ये हमारे पास सीड। अब सीड ने की ग्रोथ स्टार्ट, सीड से निकला शूट और सीड से निकला रूट। बताएं इसको हम ग्रोथ कहेंगे या डेवलपमेंट कहेंगे। भाई ग्रोथ तो हुई है मगर शूट था ही नहीं, शूट निकला है, नई चीज निकली है, ये कहलाएगी डेवलपमेंट। अच्छा अभी सुने, अगर कोई डेवलप होकर चीज डेवलप होने के बाद अपनी साइज को बढ़ाए, अपने वेट को बढ़ाए, अपने वॉल्यूम को बढ़ाए, उनमें सेल का नंबर इंक्रीज करे, टोटल उसका मास इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। अब बताएं ये शूट बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, मुझे बताएं ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। ग्रोथ हो गई। तो भाई ये रूट और लंबी हो गई, ग्रोथ हो गई। अब आप कमेंट में बताएंगे कि ये स्टेम से ब्रांचेस निकली हैं, इन ब्रांचेस का निकलना ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। फ्लावर का लीफ का निकलना क्या है, मगर इस ब्रांच और लीफ का अब बड़ा होना ये ग्रोथ है। यहाँ पे फ्लावर का बनना ये डेवलपमेंट है। अब फ्लावर का थोड़ा बड़ा होना, मेच्योर होना और खुलना ये ग्रोथ है। ठीक हो गया भाई। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एग है और ये स्पर्म है, इनका बनना फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल, फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। न्यू चीज बनी है, डेवलपमेंट। और स्पर्म और एग से मिलने से जाइगोट का बनना नई चीज है, डेवलपमेंट। एप्लॉयड, एप्लॉयड से डिप्लॉयड। और अब जाइगोट डिवाइड होकर टिश्यू बना लेता है तो ये टिश्यू का बनना, टिश्यू तो पहले नहीं थे ना, नहीं थे ना। हाँ, एक सेल से 2, 3, 4 बने तो ग्रोथ कहेंगे, मगर कोई नई चीज टिश्यू आ गई तो उसे आप डेवलपमेंट कहेंगे। फिर टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाए, उसे आप डेवलपमेंट कहेंगे। अब ऑर्गन इतनी हार्ट बनी है आपकी छोटी, अब इतने लंग्स बने हैं आपके, इतना स्टमक बना है, अब ये बड़े होते जाएंगे। ये हार्ट बड़ी हो गई भाई, ये हार्ट बड़ी हो गई, ये आपके लंग्स भी बड़े हो गए, ये आपका स्टमक भी जो है बड़ा हो गया। अब इन्होंने ग्रोथ की। कुल मिला के ये आप टोटल ये बड़े हो गए, ठीक है, ये अब ग्रोथ हो गई। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच ये डिफरेंस है। न्यू कॉम्बिनेशन बने, नई चीज बने तो ऐसी ग्रोथ को ही डेवलपमेंट कहते हैं। अगर वही चीज अपनी ग्रोथ, साइज इंक्रीज करे, वेट इंक्रीज करे, वॉल्यूम इंक्रीज करे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करे तो उसे ग्रोथ कहेंगे। सुने भाई, लिविंग में ग्रोथ रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है। इरिवर्सिबल का मतलब है आप बड़े हो गए, अब छोटे नहीं होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया था लकड़ी का, सूखी हुई लकड़ी को अगर पानी में रखें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके, इम्बाइब करके ग्रो कर जाती है, मगर
आप उसको फिर ड्राई करेंगे तो फिर वो पतली हो जाएगी, सूखी बन जाएगी। ठीक हो गया भाई, ये कॉन्सेप्ट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, डेवलपमेंट भी इरिवर्सिबल होती है। चलो भाई, अब कुछ चीजें हैं जो सिंपल समझनी है आपने। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसको कहते हैं? जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियो से बच्चा कैसे पैदा होता है, जायगोट से लेकर बेबी के बनने तक, ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, जायगोट से मोर्यूला बनना, ब्लास्टूला बनना, गेस्ट्रूला बनना, सारी स्टेजेस की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यानी फेटस जो डेवलप होता है माँ के पेट के अंदर, उसकी डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो आपको पता है एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर का बेबी, फ्यूचर का बेबी। एम्ब्रियो कहाँ से कब तक ड्रम यूज होता है? सुने भाई, ये जायगोट है, जायगोट ने डिवाइड किया तो मोर्यूला बना, ब्लास्टूला बना, गेस्ट्रूला बना। कुछ चीजें हैं आपको मैंने पढ़ा दी हैं। गेस्ट्रूला में कितनी लेयर होती हैं? 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। भाई इन तीनों लेयर से क्या बनेंगे? ऑर्गन। तो स्टेज को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन से पहले गेस्ट्रूला तक एम्ब्रियो को क्या जो बच्चा डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। इट मींस एम्ब्रियो एक डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। क्यों अनडिफरेंशिएटेड? यहाँ कोई टांग बनी हुई है क्या? कोई आम बनी हुई है क्या? कोई हर्ट बनी हुई क्या? पता नहीं आपको कि ये सेल मोर्यूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला वाले जो सेल हैं क्या बनाएंगे आगे चल के, कोई पता नहीं इनका। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं जिनको हम कहते हैं एम्ब्रियो। डिफरेंशिएशन किसके बाद होगी? गेस्ट्रूला के बाद होगी। ऑर्गन बनेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे भाई ये तो हर्ट बन रही है, ये तो फला ऑर्गन बन रहा है, तो हम ऑर्गन के बनने से बच्चे को नाम देंगे फ्यूटस। कब तक? बर्थ तक। बर्थ के बाद बेबी है, बर्थ के बाद हमारा बेबी है। ठीक हो गया भाई। चलो, बाकी जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट पता है आपको, जर्मिनेशन क्या होती है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स की अगर बात करें तो मैंने ये सेक्शन जो है बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। अगर आप बुक की लाइन को स्टडी करेंगे, सारी स्टडी करने के बाद आपको लगेगा एक पॉइंट भी नहीं मिली। और लास्ट में पता है बुक वाला क्या कहेगा? अर्ली हमने डिस्कस कर ली है ये बात सेकंड चैप्टर में। तो भाई लिखा क्यों? तो मैंने भी कुछ चीजें लिखी हैं जस्ट आपको ओवरव्यू करवाने के लिए, रिपीट करवाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए मैंने लिखी हैं चीजें। क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। हाँ भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में कौन से सेल होते हैं? डिवाइडिंग। कितनी डिटेल में इनको पढ़ा है? ये टाइप के होते हैं, एपिकल, मेरिस्टेम, इंटरकेलरी और लेटरल। अच्छा, कैम्बियम किसका नाम है इन सब में से? लेटरल का। डाइकॉट प्लांट में या वुडी प्लांट में कौन मिलते हैं? ये मिलते हैं। अच्छा, मोनोकाट में या जो प्लांट नॉन वुडी होते हैं उनमें लेटरल मेरिस्टेम मिलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाएंगे? लेटरल मेरिस्टेम कितने टाइप के थे? एक कॉर्क कैम्बियम और वास्क्यूलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में हमने टर्म पढ़े थे, फेलम, फेलोजिन, फेलोडर्म, याद है? और वास्क्यूलर कैम्बियम में हमने टर्म पढ़े थे कि वास्क्यूलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ से विड्थ बढ़ती है, प्लांट अपने आप को डेवलप करता है और उनमें होती है जो मोटे प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, नॉन वुडी में ये नहीं होता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इंटरकेलरी नोड और इंटर नोड पे होते हैं, न्यू ब्रांचेस, न्यू पार्ट्स अराइज करवाते हैं, पढ़ाया था मैंने। ठीक है भाई। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के एपेक्स में होती है, जो पता नहीं कौन सी ग्रोथ करवाती है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ से क्या इंक्रीज होता है? हाइट इंक्रीज होती है।
और ये कौन से प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम नहीं होते? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट में हाइट नहीं होती, मास टाइप होते हैं, ऊपर नीचे ग्रो नहीं करते, तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होते ना, ना ऊपर शूट बनता है ना नीचे रूट बनता है, मतलब इसकी कमी है इनके अंदर। तो हमने डिस्कस की है सारे की सारी चीजें भाई। अच्छा, जो चीजें हैं ना, जो मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं दिखाऊंगा। हाँ, ये चीज़ है ना जो ये हमने पढ़ी हुई है, मगर वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस, ग्रोथ के फेजेस कितने होते हैं भाई? 3 फेजेस होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के 3 फेज होते हैं। पहले में सेल्स बनते हैं, ये सेल है, इससे ये नए सेल 2 बनेंगे, छोटे होंगे ना, छोटे होंगे। तो फॉर्मेटिव फेज किसको कहेंगे? ऐसे फेज में जिसमें क्या हो? सेल डिवीजन हो। सेल डिवाइड होने के बाद अपने आप को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, इलांगेशन फेज। इलांग होकर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वो सेल काम करते हैं। अगर सेल को जाइलम के तौर काम करना है तो मुझे बताएं, वो अपने आप को बाकी सेल से डिफरेंशिएट करेगा कि नहीं? तो सेल बना, सेल मेच्योर हुआ, सॉरी बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मेच्योर हुआ। मेच्योर का मतलब है डिफरेंशिएट हुआ। मैं फिर भी बताता हूं, देखें भाई, ये कौन सा स्टेप हो गया? फॉर्मेटिव फेज, यानी इसको डिवीजन फेज कहूं मैं, डिवीजन फेज। अब इसमें बुक वाले ने क्या लिखा है? वही बातें, टॉपिक नया है, बातें वही है। बुक वाले ने लिखा है सेल्स जो नए बने सेल, इनके फीचर्स बताएं। आप कहेंगे सर इनके अंदर सेल वाल थिन है, आप कहेंगे अंदर सेल सेकेंडरी सेल वाल नहीं है, आप कहेंगे सर वैक्यूल भी नहीं है, सेंट्रल वैक्यूल, और आप कहेंगे सर स्पेस जो है सेल के बीच नहीं है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल हैं तो स्पेस कहाँ पे बची? 2 सेल से 4, 8 से 16, तो 8 सेल की जगह 16 सेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टाइटली पैक स्पेस कम होगी, बल्कि नहीं होगी, थोड़े क्लोजली पैक होंगे सेल। सेल आपस में क्या होंगे? पैरेन्काइमा टाइप नहीं होंगे, आपस में क्लोज होंगे। उसके अलावा आप कहेंगे सर स्पेस के अलावा एक और बात करें तो इनके अंदर कैपेसिटी होगी, मतलब लिविंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, प्रोटोप्लाज्म इनका अच्छा खासा होगा। अभी तो बने हैं, बूढ़े तो नहीं हो गए ना भाई, प्रोटोप्लाज्म अच्छा खासा है, प्रोटोप्लाज्म सही है। तो ये फीचर है जो कि आपने बताने हैं कि नए बने हुए सेल में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। सेल वाल हो गया, वैक्यूल हो गया, स्पेस की बात हो गई, सॉफ्ट होंगे। और ये कहाँ पे बनेंगे? फॉर्मेटिव फेज कहाँ पे होगा? आप कहेंगे सर ग्रोइंग रीजन्स पर, है ना, ग्रोइंग रीजन्स पर। तो थोड़ा बंद करिए चो, हाँ बस ठीक है। ग्रोइंग रीजन्स पर फॉर्मेटिव फेज होगा। देखें भाई, देखें, ये मैं प्लांट का स्टेम बना रहा हूं, ये मैं स्टेम बना रहा हूं, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कौन से फेज में है? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव। नीचे वाले सेल में थोड़े बड़े बना रहा हूं और नीचे वाले और बड़े। भाई सुने, पहले ये बने या ये बने या ये बन, तो ये इनका अभी का फॉर्म है। अब इस इनकी ओरिजिन हम देखें तो इसी कंडीशन में ये होंगे। यहाँ पे भी ऐसे सेल बने हुए थे, तो पहले यहाँ पे कौन सा स्टेप हुआ था? फॉर्मेटिव फेज हुआ था। फिर कौन सा फेज हुआ? दूसरा फेज इलोंगेशन फेज हुआ था। इलोंगेशन फेज खत्म हो गया, अब हमें ये सेल नजर आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में। मैंने सबको जाइलम बनाया है, हालांकि सब ये यहाँ पे जाइलम नहीं बनेंगे, ठीक है ना, सब ऐसे के लंबे चौड़े नहीं बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सर ये फिल्म वाले थोड़े रिपीट करें, वहीं सेकेंडरी ग्रोथ वाला लेक्चर सुन लेना। एक बात नहीं है कि मैं रिपीट करूं, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, हजारों कॉन्सेप्ट हैं।
जो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर दिए थे। अभी कोई एक पॉइंट हो तो मैं रिपीट करूं, ठीक है ना? वो लेक्चर सुन लेना, खोपड़ी ओके हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। चलो भाई, उसके बाद मैं जो पूछता जा रहा हूं ना वो बताते जाएं, परेशान ना हो। तो ये में हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, वो आपने लेक्चर सही नहीं लिया, इसका मतलब ये है वो आपने नहीं सुना, या लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किया, या रिकॉर्डेड भी नहीं सुना, इसलिए वो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बड़े प्यार से, इत्मीनान से, सुकून से पढ़ाई थी मैंने। बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है ना बॉटनी का, इसलिए। चलो भाई, मूविंग टू आगे, मूविंग टू आगे। कल वाला लेक्चर आज अपलोड होगा भाई। इलॉन्गेशन फेज में क्या होगा? जो सेल नए बनेंगे वो अपनी साइज को बढ़ाएंगे। तो ये पहला फेज कौन सा हुआ? फॉर्मेटिव। और ये दूसरा फेज है, दूसरा फेज इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन फेज। थोड़ी सेल ने टर्जिडिटी बढ़ाई, ठीक है, टर्जिडिटी बढ़ाई, वैक्यूल बन गया, ये वो सारी। एक्चुअल मैच्योरेशन जो है ये है। एक्चुअल मैच्योरेशन किसको कहते हैं? अभी मैच्योरेशन के टाइप हैं। मैच्योरेशन फॉर व्हाट? मैच्योरेशन फॉर डिवीजन तो वो अलग बात है, मैच्योरेशन फॉर डिवीजन नहीं कह रहे हम कह रहे हैं मैच्योरेशन फॉर द फंक्शन, मतलब परमानेंट हो रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये सेल डिवाइड होकर फिर डिवाइड होगा, फिर तो वो एक ही फेज में रह गया ना। सुनिए, सेल डिवाइड होकर मैच्योर होके डिवाइड होकर मैच्योर होके डिवाइड होकर मैच्योर होके डिवाइड करे तो ये एक ही फेज कंसीडर करेंगे। वो मैच्योरेशन अलग है फॉर द डिवीजन। हम मैच्योरेशन कर कह रहे हैं काम करने के लायक हो जाए, सेल काम करने के लायक हो जाए, फुल मैच्योरिटी में, जवानी में आ जाए सेल, ठीक है। नॉट फॉर द डिवीजन ओनली, फॉर ऑल द फंक्शंस। चलो भाई, इलॉन्गेशन के बाद सेल मैच्योरेशन में आएगा। मैच्योरेशन का मतलब है अपने आप को उस रीजन के अकॉर्डिंग बाकी सेल से चेंज कर लेना। कोई जाइलम बन गया, कोई फ्लोएम बन गया, अच्छा कोई जाइलम में भी ट्रैकिड बन गया, कोई वेसल बन गया, कोई जाइलम पैरेन्काइमा बन गया, है ना, कोई जाइलम का फाइबर बन गया। ऐसे फ्लोएम में कोई सीव ट्यूब सेल बन गया, तो कोई जो है कंपेनियन सेल बन गया। हर किसी की अपनी शक्ल है ना। अब कमेंट में बताएं, आप मुझे बताएं, आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन बने हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल है। न्यूरॉन की शक्ल कैसी है? कुछ ऐसी शक्ल है ना, कुछ ऐसी शक्ल है। तो ये सेल बना, ये सेल इलॉन्गेट हुआ, अब इलॉन्गेट के बाद ये डिफरेंशिएट हुआ। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन में इलॉन्गेशन नहीं हो सकती, डिफरेंशिएशन में भी इलॉन्गेशन हो सकती है, मगर ये इलॉन्गेशन सारे सेल में कॉमन है। और ये इलॉन्गेशन कोई करेगा, कोई कितनी करेगा, कोई कितनी करेगा। मोटर होगा तो सबसे बड़ी, सेंसरी होगा तो भी बड़ी, इंटर होगा तो कम करेगा, मसल होगा तो और कम करेगा। मसल कहाँ की है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलो भाई, मूविंग टू आगे, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ पता है? सेकेंडरी ग्रोथ का नहीं, कभी नहीं सुना ये कॉन्सेप्ट सेकेंडरी ग्रोथ वाला। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ को इंक्रीज करना। कौन करवाता है? कैम्बियम। दो टाइप के, वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं, सेकेंडरी ग्रोथ में मेडुलरी रेज क्या है? ये आ गया आपको तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट है ओके। तो भाई ये है पित्त, ये हो गया जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये भी बन गया जाइलम, खाली मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, जाइलम। तो ये जाइलम हो गए, और जाइलम के बाहर ये है कैम्बियम, ये है कैम्बियम, और बाहर है फ्लोएम। अब ये है फ्लोएम, ठीक हो गया, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। ये पित्त के कुछ सेल जो हैं, ये पित्त या पित्त को और क्या कहते हैं? मेड्यूला।
पित्त के जो पार्ट्स हैं जाइलम के बीच, ये वाले इनको कहते हैं पित्त के आर्म्स, पित्त के रेज, रेडिएट हुए पार्ट पित्त के, जो पित्त से बाहर निकले हैं। पित्त तो सेंटर कहते हैं ना, सेंटर के कुछ पार्ट जाइलम के बीच हैं, पित्त रेज। ओके, जाइलम पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जाइलम की लोकेशन और पित्त रेज की लोकेशन अलग अलग है। सुने भाई, अभी ये भी मजाक कर रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट बड़ी मजाक कर रहा है ये तो। देखना, अभी कह रहा है आपको कंडीशंस कौन सी चाहिए ग्रोथ के लिए। भाई दो कंडीशंस हैं, कुछ एक्सटर्नल, कुछ जो है इंटरनल। एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी हैं जो ग्रोथ पे अफेक्ट करेंगी? टेम्परेचर, पहले बताएं टेम्परेचर क्या करता है ग्रोथ करने के लिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ग्रोथ, रिएक्शन सही होंगे तो ग्रोथ होगी। अगर टेम्परेचर इधर उधर हो जाए तो एंजाइम बेचारे आपके देखते रहेंगे कि टेम्परेचर सेट कब होता है। और तो और हायर टेम्परेचर में डीनेचर भी हो जाते हैं, लोअर टेम्परेचर में एक्टिविटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। बस ये लिखा हुआ है। लाइट क्यों ज़रूरी है भाई? लाइट ज़रूरी है एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड बनेगा, फूड बनेगा तो वो फूड यूज होगा। रेस्पायरेशन में रेस्पायरेशन होगी तो कुछ काम कर सकेंगे ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बाकी दीगर काम भी। अब लाइट बहुत तरीकों से अफेक्ट करती है। लाइट की इंटेंसिटी भी काम की है और लाइट का पीरियड, फोटो पीरियड, लाइट की इंटेंसिटी भी काम की है और लाइट का पीरियड भी बड़े काम का है। फोटो पीरियड, पीरियड हमने पढ़ा हुआ है कि फोटो पीरियड किस काम का है? फ्लावरिंग करने में इसका कोई रोल है? हाँ है। कौन से प्लांट? लॉन्ग डे में और शॉर्ट डे में बड़ा रोल है। लाइट भाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ सही नहीं करेगा। ऐसा प्लांट जिसको आप लाइट ना दें, ऐसे बेचारा विदाउट लाइट ग्रो करे, उसमें क्लोरोफिल कम बनेगी क्योंकि लाइट क्लोरोफिल भी बनवाती है। लाइट की वजह से क्लोरोफिल बनती है। जब प्लांट में क्लोरोफिल कम बनती है ना, उस प्लांट को इटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। इटियोलेटेड प्लांट। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इटियोलेशन। ऐसा प्लांट जिसमें कमी हो किसकी? क्लोरोफिल की कमी वाले प्लांट को इटियोलेटेड प्लांट, और इस प्रोसेस को इटियोलेशन कहते हैं। चलो भाई मूविंग तो आगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस काम की है? कह रहा है लाइट की इंटेंसिटी बड़े काम की है। जैसे रेड लाइट, जो रेड लाइट है ना वो इलांगेशन करवाती है, इलांगेशन करवाती है। इलांगेशन करते हैं ना सेल, उसमें रेड लाइट का रोल होता है। और जो ब्लू लाइट होती है वो इलांगेशन को इनहिबिट करती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लू लाइट जो है वो सेल डिवीजन को एनहेंस करती है बट रिटार्ड द इनलार्जमेंट, इलांगेशन को इनहिबिट करती है। तो ये रट्टा लगाना है कि रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों क्या करती हैं? ये इलांगेशन को प्रमोट करती है और ये इलांगेशन को इनहिबिट करती है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। ठीक है, बाकी वो सेल डिवीजन को इनहिबिट नहीं करती। बाकी ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? अच्छा, एक और है जो डीएनए को तोड़ता है, यूवी रेडिएशन। मैंने पढ़ाया हुआ है कि डीएनए को बड़ी खुशी है कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो यूवी रेडिएशन जब ओजोन लेयर ना हो, यूवी रेडिएशन बढ़ जाए ना, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, तो डीएनए डैमेज हो जाता है। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो आपका सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म काम नहीं करेगा, प्रोटोप्लाज्म सही नहीं करेगा, ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा। सारे जीन जवाब दे देंगे आपको, नहीं भाई कुछ नहीं होगा। क्लोरोसिस वो और चीज है। क्लोरोसिस एक और चीज है। क्लोरोसिस जब जमीन से आपको ना मिले नाइट्रोजन या ना मिले मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी से अगर क्लोरोफिल ना बने, लाइट हो, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल नहीं बन रही, तो येलो कलर अपीयर हो रहा है, मतलब केराटिनोइड काम कर रही हैं। तो उसमें जब येलोइश कलर हो जाए उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस और इटियोलेशन में फर्क है।
यहाँ पे इफेक्ट लाइट का है, यहाँ पे इफेक्ट मिनरल्स का है। ऑक्सीजन भाई क्यों जरूरी है आपको? सांस लेने के लिए तो प्लांट सांस नहीं लेते, प्लांट को भी रेस्पायरेशन करने में ऑक्सीजन काम किए। हाँ, ऑक्सीजन के नुकसानात भी हैं। ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एक गंदा प्रोसेस करवाती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। बताएं उसका नाम। फोटो नहीं याद ना? फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन कौन करवाता है? पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे आप, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ाऊंगा। C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं और केम प्लांट होते हैं। ये प्लांट जो है पागल होते हैं। ये रखते हैं रुबिस्को। रुबिस्को इनके अंदर दो काम करता है, ऑक्सीजन को भी लेना, CO2 को भी लेना। नॉर्मली CO2 को लेता है, मगर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या ऑक्सीजन बढ़ जाए तो ये एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये ऑक्सीजन रुबिस्को को ही तोड़ देती है। रुबिस्को के शुगर को, कौन सी शुगर होती है रुबिस्को के पास? RUBP, राइबुलोज। कितने फास्फेट वाली? बाइफास्फेट वाली। बाइफास्फेट या डाइफास्फेट? राइबुलोज बाइफास्फेट, RUBP शुगर होती है। तो उसका टूटना, फोटोसिंथेसिस का ना होना इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन करवाती है। फोटो रेस्पायरेशन फर्स्ट ईयर के बायो एनर्जेटिक्स में बड़ी डेप्थ में टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ग्लूकोज बनेगा, तो सारा काम आगे चलेगा। ये लिखा हुआ है बुक में। अब इसको मैं क्या पढ़ाऊं? बाकी न्यूट्रिएंट कौन से काम के हैं? न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। चलो नाइट्रोजन का काम बता दें आप। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी का नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट बड़े काम के हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेंगे। मगर मैं पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे सर अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, RNA को बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, ATP को, डाई न्यूक्लियोटाइड को, DNA को, एंजाइम को, हार्मोन को नाइट्रोजन चाहिए। भाई नाइट्रोजन अमाइनो एसिड में है तो प्रोटीन में है ना, एंजाइम भी प्रोटीन, हार्मोन भी प्रोटीन, तो नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन नहीं है तो एंजाइम भी नहीं बनेगी, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगी, तो RNA भी नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हर के अंदर नाइट्रोजन है आपकी, नाइट्रोजनस बेस जो लगे होते हैं। और तो और क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा, वहां पे भी नाइट्रोजन 4 यूज होती है, मैग्नीशियम भी यूज होता है। तो कुल मिला के ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इतना लिखा हुआ है बस, ठीक है, इतना लिखा हुआ है जी। इंटरनोड जो इंटरनोड हिक ॿिए खां परे थी इलांगेट कराईंदा आहिनि, उहे पाण इलांगेशन खे प्रोमोट न कराईंदा आहिनि। इंटरनोड हाँ इंटरनोड चओ था न, इंटरनोड जो हूंदो इलांगेशन में रोल आहे। रेड लाइट किथे इनहिबिट कंदी? फेज़ कहिड़े में इनहिबिट कंदी आहे? उन में वरी फेज़ आहिनि। अगर इंटरनोड डिवीजन फेज में होगा तो रेड लाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, अगर रेड लाइट उसको इलांगेशन नहीं करने दे रही इंटरनोड को, तो ऐसा भी तो टाइम होगा जब रेड लाइट नहीं होगी, मतलब होगी, इलांगेशन होगी। ये एक्सेप्शनल बातें हैं, एक्सेप्शनल बातें हैं। डोंट गो ओवर देयर इन डिटेल, वो भी वो डिटेल जो बुक में नहीं है। हाँ भाई, ये चीजें जो है ना, ये काम किए हैं, ये मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे भाई। अच्छा, आखिरी आखिरी दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ लिए हमने ग्रोथ के लिए। इंटरनल फैक्टर कौन से हैं? टर्गर प्रेशर, हार्मोन्स, ये इंटरनल फैक्टर है ना। तो ये क्या करवाते हैं? हार्मोन, कौन सा हार्मोन ग्रोथ करवाता है? और ये लिखा हुआ। अच्छा, ग्रोथ का कोरिलेशन, ग्रोथ का कोरिलेशन क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक कह रहा है एक है चोटी प्लांट की और एक है प्लांट का साइड वाले पोर्शंस,
वर्ड्स। अब मुझे बताएं इस टॉपिक का मकसद क्या है, एपेक्स और साइड वाले पार्ट के बीच रिलेशन क्या है, ग्रोथ को रिलेशन। इट मींस रिलेशनशिप ऑफ एपेक्स एंड लेटरल पार्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ का कोरिलेशन। हाँ भाई, कौन ज्यादा ग्रोथ करता है एज कंपेयर टू कौन, एपेक्स ज्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर टू द लेटरल पार्ट, ग्रोथ कम होती है। अच्छा, ये क्यों कम होती है, ये क्यों ज्यादा ग्रोथ करवाता है, ड्यू टू द ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से। और ये ग्रोथ कम क्यों करता है, ऑक्सीजन नहीं है, पता है? सुनिए, यहाँ पे जिबरलिक एसिड है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन ना हो तो लेटरल पार्ट को फूड दिया जाएगा। जिबरलिन अकेला हो, भले उसके साथ आप साइटोकाइनिन रख लें, जब तक ये बॉस नहीं आएगा तो फूड नहीं जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है, तो ज़्यादा फूड वहाँ पे जा रहा है, तो ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा ऑक्सीजन ने मेहरबानी की है, यहाँ पे आके बैठा हुआ है जिबरलिन के साथ, तो थोड़ा बहुत फूड जिबरलिन को भी मिल रहा है। इसीलिए तो जिबरलिन के बारे में पढ़ाया था कि जिबरलिन इस पर भी डिपेंडेंट है और इस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो भाई, और एक और बात, अब इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है, किस पर, ऑक्सीजन का जिबरलिन पर, सही है? या मैं ऐसा कहूं एपेक्स का लेटरल पार्ट्स पर, ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। अब इसको कैसे कंपनसेट करें, कैसे इनका फैसला करें कि भाई ये जो है बड़ी ज्यादती कर रहा है जिबरलिन के साथ, मतलब लेटरल पार्ट के साथ, क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला था, कट कर लो, किसको कट कर लो, एपेक्स को, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऊपर से। तो सिस्टम जो है फूड देने वाला जाइलम फिलोएम पहचानेंगे ऑक्सीजन को, होगा ही नहीं, ऑक्सीजन होगा ही नहीं ऊपर, तो सारे का सारा फूड कहाँ पे सप्लाई होगा, साइड पर। जब सप्लाई होगा तो ये साइड ज्यादा ग्रो कर पाएंगी, इतनी ग्रो कर पाएंगी। तो चोटी को कट करके लेटरल पार्ट को ग्रो करवाना, ये इफेक्ट इज कॉल्ड एज कंपनसेटरी इफेक्ट। ठीक हो गया। अब इसने, कंप्यूटर वाले ने इन दोनों चीजों को मिला के रख दिया है, ये जुदा पॉइंट है और यहाँ से जुदा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने जुदा पॉइंट दे दी मगर मिला के रख दिया है, अल्लाह गुला बना दिया है इन सब का। यार पढ़ाई हुई नहीं ये शयूं, इसको नमाज रिपीट कया दो, अज तक पढ़ाया कुछ को न दो जेका। चलो भाई सुने, ये कॉन्सेप्ट सुने, अभी ये नया है आपके लिए। साइटोकाइनिन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस, है ना, साइटोकाइनिन का भी रोल। क्यों? ऑक्सीजन इस पर डिपेंडेंट है, एपिकल डोमिनेंस में रोल है। अच्छा, साइटोकाइनिन का लेटरल डोमिनेंस में रोल नहीं है, वहां पे भी जिबरलिन के साथ है, वहां पे ये तीनों हैं। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन कम है, ये दो हैं। अगर 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 साइटोकाइनिन को डबल पे बढ़ाया जाए, कहाँ पे, लेटरल साइड में, ऐसा होता नहीं नेचुरली, नेचुरली नहीं होता। हाँ, कुछ प्लांट्स हैं उनमें ये पाया जाएगा या आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाएगा। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर साइटोकाइनिन जितना है उसकी कंसंट्रेशन उसके डबल की जाए तो लेटरल पार्ट खुशी खुशी से तेज जर्मिनेट करेंगे, तेज रिलीज होंगे, तेज ग्रोथ होंगे। इट मींस एपेक्स को कट करने के अलावा नेचुरल दूसरा हल भी है कि साइटोकाइनिन को साइड पे बढ़ा लो, तो जो लेटरल पार्ट्स हैं कुछ अच्छा ग्रो करेंगी, कुछ मुकाबला होगा लेटरल पार्ट का, किसके साथ भाई? अब आपने देखे दो किस्म के प्लांट, एक प्लांट है ऐसे जिनकी लेटरल पार्ट्स कम ग्रोथ करती हैं और एपेक्स बहुत ग्रो करता जाता है। दूसरे प्लांट आपने देखे ऐसे प्लांट देखे जिनमें लेटरल के साथ साथ एपेक्स के साथ साथ लेटरल भी ज्यादा ग्रोथ करते हैं।
है ना, बड़ा छत्ता लगा के बैठे होते हैं प्लांट, जो आम है, नीम है, ये जो दरख्त है, खास करके फ्रूट करने वाले, उनको क्या चाहिए, बड़ी ब्रांचेस बनानी चाहिए, मतलब लेटरल ग्रोथ ज्यादा करनी चाहिए, तो फल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो ये नेचुरली भी है। इट मीन्स इनके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा है, सुने, चाहे तो इफ साइटोकाइनिन इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इनहेबिटेड बड, कौन से इनहेबिटेड बड, जिनको ऑक्सीजन ने इनहेबिट किया हुआ है, लेटरल बड, तो ये अलो करेंगे लेटरल बड टू, साइटोकाइनिन अलो करेगा टू रिलीज फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस से इनकी आज़ादी हो जाएगी और ये भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, इधर ग्रोथ ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन दोनों जगहों पे फिट है। ये कौन सी डोमिनेंस में, एपिकल डोमिनेंस भी है, और डबल कर दें तो जिबरेलिन को भी लेटरल डोमिनेंस में फायदा देता है। इन द सेम वे द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, भाई जहां पे ऑक्सिन होगा कौन से हार्मोन वहां पे अफेक्टेड होंगे, सुने, जहां पे ऑक्सिन होगा, भाई मुझे गौर से सुना करें, मैं जो बात करता हूं ना वो ऐसी करता हूं कि उससे आप कुछ खुद सीख लें, फिर मैं बताऊं जो कॉन्सेप्ट है, फिर मैं बताऊं, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। आप मेरी बात नहीं सुनते, फाइनली जो मैं बताता हूं बुक वाली चीज वो आप बड़े अच्छे तरीके से सुन लेते हैं और 100 क्वेश्चन बना लेते हैं आप। अगर वो मेरी जो कहानी होती है वो सुने ना तो क्वेश्चन बनते ही नहीं आपके। चलो मैं रिपीट करता हूं, अब ये सारा रिपीट करें, सुने सर, अब मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो ऑक्सिन है उसके साथ साइटोकाइनिन, किसके साथ, ऑक्सिन के साथ एपिकल डोमिनेंस करवाता है, कौन, साइटोकाइनिन। एक बात ये की। दूसरी बात ये की जो साइटोकाइनिन है वो जिबरेलिन के साथ लेटरल डोमिनेंस, डोमिनेंस तो नहीं मगर कुछ एपेक्स से मुकाबला, कंपटीशन करवाता है, यानी लेटरल डोमिनेंस को कुछ सपोर्ट करता है, यानी लेटरल पार्ट को ग्रो करवाता है। जो इनहिबिटेड होते हैं एपेक्स से, एपेक्स उनको नहीं ग्रो करने देता। अगर साइटोकाइनिन को बढ़ाया जाए तो वो एपेक्स के साथ साथ लेटरल पार्ट भी ग्रो सही सही करेंगे। ये फंक्शन है डबल साइटोकाइनिन का अलॉन्ग विद लेटरल पार्ट्स में जिबरेलिन के साथ। ये मैंने पढ़ाया है कुल टोटली, बातें बड़ी की मैंने, तो ये बनेंगे ही नहीं, इनकी छुट्टी। चलो भाई सुने, बड़े काम की चीज कह रहा था, सुना ही नहीं किसी ने। सुनो भाई, अगर ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए, तो अगर ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए, बताएं भाई कौन से हार्मोन को ऑक्सीजन आने नहीं देगा, फ्लोरिजन को आने देगा, क्यों भाई? हाँ भाई सुने, तो हार्मोन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरिजन को कैसे इनहिबिट करेगा, कैसे इनहिबिट करेगा फ्लोरिजन को? राइट इन द चैट बॉक्स। अरे परेशान तो मां ध्यान नहीं डालते बाबा। जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो कैसे इनहिबिट करता है फ्लोरिजन को? लकीर जा फकीर ओछा। सुने, मेनली फ्लावरिंग एपेक्स पे बनते हैं क्या, लेटरल पार्ट्स पर, तो मेन काम किसका हो गया, जिबरेलिन का। तो ऑक्सीजन जिबरेलिन को धक्का देता है कि नहीं?
तो फ्लोरिजिन भी भाई हो गया जिबरलिन का, मतलब दुश्मन हो गया ऑक्सिन का। तो फ्लोरिजिन को इनहिबिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? फ्लोरिजिन को इनहिबिट करेगा। इसका तो पढ़ाया हुआ है मैंने एब्सिसिक एसिड का, इसका तो डायरेक्ट दुश्मन है। ऑक्सिन ग्रोथ करवाता है और ये जब ग्रोथ नहीं होती तब आता है। ओके ओके, सप्रेस्ड हो जाते हैं। इट आल्सो ऑब्जर्व दैट दोज प्लांट दैट हैव डेंस ग्रोथ हैव वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस। कह रहा है जो प्लांट आपको ऐसे दिखे, डेंस ग्रोथ हुई हो, उनमें आपको एपिकल डोमिनेंस उतना नहीं मिलेगा। इट मींस लेटरल डोमिनेंस शो हुई है। इट मींस लेटरल पार्ट ने बड़ा मुकाबला किया है किसके साथ? इट मींस साइटोकाइनिन ने अच्छा निभाया है किसके साथ? अभी और मैं क्या करूं, चलो भाई मूविंग टू आगे। ये कॉन्सेप्ट ओके? ग्रोथ का कोरिलेशन एपेक्स और लेटरल पार्ट्स का। अब भाई आ गए हैं हम, ये बॉटनी पूरी आपकी, बॉटनी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। हाफ चैप्टर आपका हो गया। अभी जो हाफ रहता है वो 3 दिन लेगा या 2 दिन लेगा, नहीं 3 लेगा, 2 नहीं। बड़ी बायो में मैं इस जूलॉजी वाले पोर्शन को पूरी बायोलॉजी में मोस्ट टिपिकलेस्ट समझता हूं, ठीक है ना। ये जो अभी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो कल वाला पोर्शन है मोस्ट टेक्निकल है, मगर ऐसे हलवा बना के इसको पढ़ेंगे कभी नहीं आपसे भूलेगा इंशाल्लाह। सुने भाई, रोजे के बाद खा लेना ना हलवा। चलो भाई, मैं अभी तो नहीं खिला रहा आपको। भाई स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। मुझे बताएं, एक बच्चा पैदा करने के लिए पहले पहले किसकी जरूरत होती है? तो पहली स्टेज गैमेट की फॉर्मेशन। वही कैसे बनेंगे गैमेट? मियोसिस से। गैमेट का बनना, गैमेट बन गया ये एग और ये स्पर्म, एक रिक्वायरमेंट पूरी। अब इन दोनों का फर्टिलाइज होना, कंसेप्शन, सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये सर दूसरी स्टेज भी हो गई पूरी। ये बन गया आपके पास जाइगोट विद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इंसान की बात हो रही है तो विद क्रोमोसोम 46। अगर इंसान की बात हो रही है तो पेयर कितने? 23। ओके, ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? सही बताएं तो जवाब दूं। अभी मैं बता रहा हूं बड़े काम की चीज जो बताता आया हूं, बताता रहता हूं। थर्ड स्टेज है क्लीवेज। खोपड़ी खोल के बैठना, अभी खोपड़ी खोल के बैठना भाई। सुने, क्लोनिंग में हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस हमने निकाल दिया, और सॉरी यहां पे निकाल दिया सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस, और एग का न्यूक्लियस भी हमने निकाल दिया था। एग का साइटोप्लाज्म हम ले आए, सोमेटिक न्यूक्लियस को और एग को आपस में हमने फ्यूज किया। न्यूक्लियस किसका? सोमेटिक सेल का। और साइटोप्लाज्म किसका? एग का। क्यों इंपॉर्टेंट था साइटोप्लाज्म? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स which are known as ग्रे क्रेसेंट। ग्रे क्रेसेंट क्या है? ग्रे क्रेसेंट एक, मैं कह रहा हूं 100% केमिकल्स हैं कुछ जो 100% आपकी बॉडी में जीन्स हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए ये काम करते हैं। तो भाई अगर हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सेल यहाँ से उठाकर इसे कोई इंसान का बच्चा पैदा नहीं करवा सकते। इंसान का बच्चा पैदा करवाने के लिए हमें एक का साइटोप्लाज्म चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा से बड़ा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि उसके पास केमिकल हैं जो जीन को एक्टिवेट करते हैं। इट मींस जीन्स आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स फॉर इट्स एक्टिवेशन, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे नहीं है इंडिपेंडेंट तो कह दें आपके लिवर को हर्ट का काम करके दिखाए। जीन तो है ना, हर्ट वाले जीन है,
मगर क्यों नहीं काम कर रहे लिवर में? क्योंकि वहां पे उनको जगाने वाला कोई नहीं है। ठीक हो गया। और जगाने वाला कौन होता है? कहां से मिलते हैं ये मां के एग के साइटोप्लाज्म से। तो भाई मुझे बताएं, ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। इसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होंगे? 200 टाइप के सेल्स। अरे भाई एक सेल है जाइगोट, उससे 200 टाइप के सेल कैसे? किसने बनाए? ये जीन का रोल है या इन केमिकल का रोल है? दोनों का रोल है, मगर जीन से ये रोल करवाया है किसने? केमिकल ना होते तो जीन ऐसा काम ना करते, है ना? ओके ओके। तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है कि आपके जो ऑर्गन है, सुने अभी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपका जो ये ब्रेन है, ये नेक है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये फला 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 ऑर्गन है, इनको डिफरेंट केमिकल मिले हैं विरासत में, है ना? डिफरेंट केमिकल मिले हैं, इसलिए ये डिफरेंट दिख रहे हैं और डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो सेल की मॉर्फोलॉजी मतलब सेल का दिखना और सेल की फिजियोलॉजी इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्रे क्रेसेंट का। ठीक हो गया भाई। अब इन केमिकल को सुने भाई, जाइगोट से क्या होगा? डिवीजन होगी। डिवीजन में जाइगोट से एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बनेंगे। इस डिवीजन के दौरान जाइगोट के अंदर जो ग्रे क्रेसेंट है, कहां से आया है जाइगोट के पास? एग से। इस डिवीजन में जो जाइगोट का ग्रे क्रेसेंट है, इसको आधा आधा किया जाएगा। इसको 50% ग्रे क्रेसेंट एक सेल को दिए जाएंगे और दूसरे 50% उसको। और फिर दूसरी डिवीजन में जो 50 है उसका आधा, 2 सेल से 4 बनेंगे ना। तो यहाँ पे डिवीजन क्या होगी केमिकल की? यहाँ पे 100 है, 50% इस सेल को, 50 इसको, फिर 25 25 25 ऐसे डिवीजन होगी, फिर डिवीजन होगी, फिर डिवीजन होगी। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, मुझे बताएं क्या क्रोमोसोम 46 के 46 हर सेल को मिलते आएंगे या वो भी आधे आधे होते जाएंगे? वो पूरे के पूरे डिवाइड होंगे। इट मीन्स क्या कह रहे हैं आप? क्लीवेज में न्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियस इक्वली हो रहा है। और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड हो रहा है? 50-50। इट मीन्स ये गौर से सुने भाई, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं ये। इट मीन्स ये कि बिफोर द डिवीजन ये डीएनए अपने आप का क्या कर लेगा? डबल करेगा तो इक्वली दोनों को देगा ना। मगर नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस भी अपने आप को डबल करता है, साइटोप्लाज्म भी डबल करता है। न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, क्या साइटोप्लाज्म अपने आप को डबल करेगा? क्या ग्रे क्रेसेंट 100 से 200% बनेंगे? नहीं, वही 100 रहेंगे, उनके आधे इधर। अगर मैं न्यूक्लियस से ये कंपैरिजन करूं कि मैं कहूं कि 23 क्रोमोसोम इधर 23 उधर, फिर 12.5 उधर 12.5 इधर, फिर उसके आधे 6.25 ऐसे डिवीजन होती है किसकी? साइटोप्लाज्म की। क्यों डिवाइड किया जा रहा है साइटोप्लाज्म को? व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस डिवीजन? आधा साइटोप्लाज्म टू द यंग वंस, क्योंकि ग्रे क्रेसेंट आधे जाएं, है ना? फिर आधे हो जाएं, फिर आधे हो जाएं। हजारों जब सेल बनेंगे एम्ब्रियो में गेस्ट्रुला स्टेज तक, तब तक जीन इक्वली ट्रांसफर हो गए होंगे हजारों के पास,
अगर मैं कह रहा हूँ ये जायगोट डिवाइड होके आ गया है कहाँ पे, गैस्ट्रुला पे, ये गैस्ट्रुला स्टेज बन गई है 3 लेयर, इसमें मैं कह रहा हूँ 1 लाख सेल है, 1 लाख सेल है, 1 लाख। इसके अंदर हर सेल के अंदर, ईच सेल के अंदर जीन कितने होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे, क्या साइटोप्लाज्म भी उतना होगा? साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर 1 लाख सेल हैं तो ये 99,999% जो है वो केमिकल इसमें नहीं होंगे, इनको छोड़कर 1 इसमें होगा। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि देखें, जायगोट में से 2 सेल बने तो जो इसको केमिकल मिले वो उसको नहीं मिले, जो उसको मिले वो इसको नहीं मिले, फिर इससे जो इसको मिले वो इसको नहीं मिले। मतलब हर एक सेल के पास सेम केमिकल है या अलग अलग, ये बात समझानी थी, ये बात समझानी थी। अब अलग अलग केमिकल अलग अलग सेल को मिल गए तो बताएं अलग अलग सेल के सेम जीन एक्टिवेट होंगे? अलग अलग जीन एक्टिवेट होंगे तो सेल अलग अलग काम करेंगे। तो अलग अलग आपके कोई नर्व बनाएगा, कोई मसल बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई किडनी बनाएगा, कोई पेंक्रियास बनाएगा, कोई स्टमक बनाएगा, स्टमक में भी कोई चीफ सेल बनाएगा, कोई जाइमोजिन, कोई ये, कोई वो, कोई वो, बिकॉज ऑफ द ग्रे क्रेसेंट, बिकॉज ऑफ द ग्रे क्रेसेंट। ये ग्रे क्रेसेंट की इंपॉर्टेंस है। अब क्लीवेज की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, सुनिए। क्लीवेज की डेफिनेशन है ऐसी सेल डिवीजन, सुने, ऐसी माइटोसिस, ऐसी सेल डिवीजन कह सकते हैं, ऐसी सेल डिवीजन, ऐसी माइटोसिस जिसमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाए, हाफ हाफ किया जाए, ऐसी डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। फायदा हुआ क्लीवेज का? कौन सा फायदा हुआ? ड्यूटी लगा दी हमने सेल्स की, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उस ड्यूटी में मोस्ट जो ऑर्गेनाइजर है वो ग्रे क्रेसेंट है, उसके नीचे काम करने वाला जीन है। जीन तो सारे के सारे 30,000 जीन उस सेल में है, हर सेल में है, मगर वो ग्रे क्रेसेंट को पता है मुझे इन जीन से काम लेना है बस, बाकी रेस्ट में। तो बताएं भाई बाकी जीन कौन सी फॉर्म में पड़े रहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? काम करने वाले यूक्रोमेटिन के फॉर्म में होंगे, जो रेस्ट में होंगे जीन वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में होंगे। हमारा काम नहीं है लिवर में, हार्ट वाले जीन क्या कहेंगे, लिवर में क्या कहेंगे, हमें छुट्टी है, पूरी जिंदगी सोना है हमें, ठीक है। यूक्रोमेटिन जो करो हाणे मां तव्हां खां इम्पोर्टेंट ॻाल्हियूं पुछंदुमि। ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो भाई देखें, ये एग और ये स्पर्म, ये दोनों मिल गए, क्या हो गया, गैमेट भी बन गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई। अब ये डिवीजन हो रही 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8। सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, ये सेल बन गए हैं, ये सेल बन गए हैं कितने, ये सेल बन गए हैं 8 से 16। 8 से 16 सेल के बनने की स्टेज को कहते हैं मोर्यूला। मोर्यूला मलबेरी टाइप, मलबेरी सुना देखा है ना, फ्रूट, वो ऐसे रफ रफ होता है। 8 से 16 सेल बनने की स्टेज को कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज एक प्रोसेस है, क्लीवेज से क्या बनेगा, 8 से 16 सेल को हम मोर्यूला कहेंगे। मोर्यूला ये है। अब मोर्यूला में क्या बीच में कोई स्पेस है, अनडिफरेंशिएटेड है अभी तक। हार्ट बनी है कहाँ पे, लिवर लंग्स, अनडिफरेंशिएटेड है। यहां से हम एम्ब्रियो कहेंगे। डिवीजन से जस्ट आफ्टर डिवीजन यहां से क्या नाम देंगे, क्लीवेज से एम्ब्रियो बन गया। क्लीवेज मतलब फर्स्ट डिवीजन जायगोट की। आगे क्लीवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। सुने भाई, सुने भाई, मोर्यूला के अंदर कोई स्पेस है तो मोर्यूला सॉलिड बॉल टाइप है।
ठीक है। अभी मोरुला वाले सेल, यही सेल डिवाइड भी करते जाएंगे और अपने आप को 2 लेयर में अरेंज कर लेंगे। मतलब यही सेल है, इनका क्या इंक्रीज हुआ, पहले तो नंबर, और इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज। तो नंबर इंक्रीज हो गया और अरेंज हो गए कितने लेयर्स में, 2 लेयर में। इस 2 लेयर वाली स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। अब जो ब्लास्ट्यूला है उसकी ये बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट और अंदर वाली लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट, और कैविटी जो है, स्पेस जो है वो ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ब्लास्ट्यूला के अंदर जो कैविटी है। तो ब्लास्ट्यूला में कितनी लेयर हैं, 2, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक हो गया। मोरुला के को हम सॉलिड मास का, इसको हम सॉलिड बॉल नहीं कहेंगे, ये भी बॉल टाइप है मगर ये होलो बॉल टाइप है। ब्लास्ट्यूला स्पेस वाला है, होलो बॉल टाइप है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद अब ब्लास्ट्यूला से 3 लेयर बनेंगी जिसको हम गैस्ट्रूला कहेंगे। ठीक हो गया। तो बुक वाले ने क्लीवेज के अंदर आपको मोरुला और ब्लास्ट्यूला स्टेज बता दी है, ये हिडन है। ये इस डिवीजन के दौरान, मतलब ये पूरे का पूरा प्रोसेस क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज प्रोसेस का नाम है। स्ट्रक्चर्स जो बन रही हैं वो ये हैं, स्ट्रक्चर्स ये हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम कह रहे हैं क्लीवेज। क्या मैं इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कह लूं? क्या मैं साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन कह लूं? चलेगा पता, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कि क्लीवेज होने से अगर यहां से कोई सेल निकाल लें तो क्या होगा। अगर सुने गैस्ट्रूला बन गई, अभी मैं आपसे पूछता हूं, गैस्ट्रूला बन गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म के वो हिस्से उठा लें जो फ्यूचर में जो फ्यूचर में ब्रेन बनाते हैं, तो ब्रेन बनेगा। समझेंगे ये चीजें तो डेथ का पता चल जाएगा। अगर किसी सेल की डेथ हो गई तो वो पर्टिकुलर काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा तो हमें पता चलेगा फलां सेल मर गया था, तभी ये ब्रेन नहीं बना। तो ये चीज़ें आगे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। टाइम हो गया है पूरा मेरे ख्याल में। आज सिंपल मैं बता रहा हूँ, कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 लेयर की स्टेज है, 3 लेयर की स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे हम गैस्ट्रूला कहेंगे। इसको कहेंगे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। बार बार ये मैंने किस्सा किया है कि ये गैस्ट्रूला क्या है। गैस्ट्रूलेशन मतलब प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ ब्लास्ट्यूला टू गैस्ट्रूला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूलेशन, और स्टेज का नाम है गैस्ट्रूला। ऑर्गेनोजेनेसिस, अब एक्टोडर्म से आपकी स्किन बनती है। आपके बाहर वाले जो ईयर का ये पोर्शन है, नाक की ये ओपनिंग है, ये माउथ है, बाहर वाले जो भी पार्ट्स हैं ना आपकी बॉडी पर, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से बनते हैं। और प्लस में खोपड़ी भी, ब्रेन भी, ऐसा कह लें सीएनएस भी। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज़ें। मीजोडर्म से आपके पेट के अंदर जो पेयर्ड ऑर्गन है वो बनेंगे। एंडोडर्मिस से आपकी गट बनेगी। बहरहाल ये 3 लेयर है, इतना याद करना है बस। तो कल बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से बन रही है, डिटेल में बताऊंगा। कितनी लेयर हैं? 3। अब क्या हो रहा है, इन 3 लेयर से ऑर्गन बन रहे हैं, तो स्टेज को क्या कहेंगे? ऑर्गन का बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये डेवलपमेंट हो गई, अभी बच्चा बड़ा होगा। तकरीबन 3.5 माह के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाती है। फिर जो होती है ग्रोथ होती है, फिर बच्चा बड़ा होता है। हार्ट इतनी हुई, अभी इतनी हो गई। जो नाक था इतना बना था पहले, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। मगर फिर भी कुछ लोगों का नाक छोटा होता है, समझ रहे हैं? नहीं, वो फिजिकली छोटा नहीं, फिजिकली छोटा नहीं, बस बंदा नाक वाला होना चाहिए। हाँ, नाक कटा हुआ ना हो, मतलब इज्जत वाला हो, रेस्पेक्ट वाला हो।